दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 26th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम सोर्सेज की पावर डिलीवर्ड एंड पावर एब्जॉर्ब को समझ रहे थे। हमने देखा कि कब कोई सोर्स पावर को डिलीवर करेगा और कब कोई पर्टिकुलर सोर्स पावर को एब्जॉर्ब करेगा। उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन कितनी वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या कितनी डिलीवर कर रहा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमने लास्ट एपिसोड में समझने की कोशिश की थी। हमने देखा कि अगर हमारे पास डीसी वोल्टेज सोर्स है और डीसी ही करंट वो दे रहा है तो पावर जो डिलीवर या पावर एब्जॉर्ब करेगा वो सिंपल वी और आई का प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पे सोर्स की जो वैल्यू है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू या करंट सोर्स की वैल्यू, वो टाइम डिपेंडेंट होती है, वो टाइम के साथ चेंज होती है। जैसे कोई मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है और उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस सोर्स का जो क्रिएट कर रहा है वो सर्किट के अक्रॉस, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, वो चेंज हो रहा है। सिमिलरली जो करंट उस सोर्स से जा रहा है वो भी टाइम डिपेंडेंट है। तो इन दैट सिचुएशन जो पावर डिलीवर्ड होगी सोर्स के द्वारा या एब्जॉर्ब होगी वो भी टाइम का फंक्शन बनेगी फिर, क्योंकि उसमें भी वी और आई का प्रोडक्ट ही होगा, लेकिन वी और आई दोनों टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब पावर जो आएगी वो भी टाइम का डिपेंडेंट होगी। उसको हमने एक नया नाम दिया था इंस्टेंटेनियस पावर। वैसे आप जब वोल्टेज और करंट को कांस्टेंट ले लेते हो तब भी जो पावर निकल के आती है वो भी इंस्टेंटेनियस पावर ही होती है। बस हमने इंस्टेंटेनियस वर्ड को यूज नहीं किया स्पेसिफिकली वहां पे, वो इसलिए बिकॉज डीसी वोल्टेज और डीसी करंट के केस में पावर की जो वैल्यू आती है वो हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट ही रहती है। तो इसलिए अलग से उसको इंस्टेंटेनियस बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंस्टेंट पे वैल्यू बराबर है। बट अगर मान लीजिए वेरिएबल वोल्टेज है और वेरिएबल करंट है तो हर इंस्टेंट पे पावर की वैल्यू भी अलग अलग होगी। जरा देखिए, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो कुछ इस तरह से आप समझिए। सोचिए मेरे पास कोई सर्किट है, इस सर्किट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल सोर्सेस कनेक्ट हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अक्रॉस इस सर्किट में ही एक और सोर्स लगा हुआ था जिस सोर्स को मैं अलग से दिखा रहा हूं, उसको हमने अलग से निकाल के दिखा दिया। सोचिए यहां पे कोई सोर्स लगा हुआ, वोल्टेज सोर्स, और उसकी वैल्यू है 10e⁻⁻2t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जीरो इंस्टेंट के बाद, जीरो इंस्टेंट कौन सा होता है? जिस इंस्टेंट पे आप इस सर्किट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो उस इंस्टेंट को मैं जीरो इंस्टेंट बोल देता हूं। सोचिए उस इंस्टेंट के बाद जो वोल्टेज है वो ऐसे वेरी कर रही है, मतलब t इक्वल टू 0 पे जैसे मैंने इस सर्किट को देखा उस इंस्टेंट पे वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट थी और धीरे धीरे वो वोल्टेज डिक्रीज होती जा रही थी। तो ये मान लीजिए मेरे वोल्टेज की वैल्यू, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है। ऐसे ये जो करंट दे रहा है, सोचिए इस सोर्स से करंट निकल रहा है, तो वो जो करंट है वो भी कुछ इस तरह का है, e⁻⁻t 2e⁻⁻t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जीरो टाइम के बाद जो करंट जा रहा है वो कुछ इस तरह का जा रहा है, इतना एम्पियर का करंट यहां से जा रहा है सोर्स से। अब अगर आप ध्यान से देखें तो करंट एंड वोल्टेज दोनों टाइम डिपेंडेंट है, और क्योंकि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है तो आप ये कह सकते हो कि ये जो सोर्स है ये पावर को डिलीवर करेगा। लेकिन ये जो डिलीवर्ड पावर है ये हर इंस्टेंट पे अलग अलग है। तो अब यहां पे जो प्रोडक्ट आप लोगे उसको आप सिंपल बोल सकते हो पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। बट अगर आप ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हो तो आपको लिखना चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स, डिलीवर्ड बाय वोल्टेज सोर्स। तो ये जो पावर आएगी इट कम्स आउट टू बी वोल्टेज इंटू करंट, VT इंटू IT। तो इसकी वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी 20e⁻⁻3t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के बाद ये पावर का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। इतने वॉट की पावर जो है वो सोर्स डिलीवर करेगा, मतलब हर इंस्टेंट पे अलग अलग करेगा। जरा देखिए, अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं आपको तो जो पावर डिलीवर्ड आएगी वो ऐसे वेरी करेगी टाइम के साथ, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी। t इक्वल टू 0 पे 20 वोट आएगी। इसको मैं इंस्टेंटेनियस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं पूछता कि भाई बताओ 1 सेकंड पे ये जो सोर्स है इसने सर्किट को कितनी पावर डिलीवर की है, तो आप क्या करोगे, आप 1 सेकंड पे इसको चेक कर लो भाई, इसमें t की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये 20 इंटू e⁻⁻1 वॉट आ जाएगी। इतना वॉट पावर जो है वो 1 सेकंड पे ये सोर्स जो है सर्किट को डिलीवर कर रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर आपने इंस्टेंटेनियस वर्ड पहले तो यूज नहीं किया, अगर ये कांस्टेंट होता 10 वोल्ट और ये 2 एम्पियर फिक्स होता तब क्या हम इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं यूज कर सकते थे? तब भी यूज कर सकते थे।
लेकिन तब यूज करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तब पावर ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। अगर वोल्टेज भी कांस्टेंट है और करंट भी कांस्टेंट है तो पावर का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट आएगा। तो उस केस में तो हर इंस्टेंट पे पावर की वैल्यू सेम ही आएगी, तो आपको अलग से इंस्टेंटेनियस वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। लगा भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर ही बोलते हैं ऑलवेज। ये ज्यादा सही वर्ड है, चाहे वोल्टेज और करंट कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, टाइम के साथ वेरी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे हम पावर को कैलकुलेट करते हैं एंड कैसे चेक करते हैं कि पावर डिलीवर हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पावर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सोर्स पूछता तो आप इसके आगे नेगेटिव लगा देते बस। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये पावर को डिलीवर कर रहा है, लेकिन पूछा है पावर एब्जॉर्ब्ड, तो माइनस आप लगा दीजिए, वो पावर एब्जॉर्ब आ जाएगी, ठीक है। एनीवे, एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी, ये एनर्जी क्या चीज होती है इसको भी जरा समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, एनर्जी और पावर जो है वो रिलेटेड होती हैं, ये एक तरह से जुड़े रहते हैं। बिना पावर के एनर्जी नहीं हो सकती, बिना एनर्जी के पावर नहीं हो सकती। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं और मैं आपसे ये पूछूं कि सोचिए कोई किसान जो है वो खेत में काम कर रहा है, तो वो क्या यूटिलाइज कर रहा है अपनी बॉडी से? एनर्जी यूज कर रहा है कि पावर यूज कर रहा है? जब वो किसान खेत में काम कर रहा होता है तो एनर्जी को यूज कर रहा है कि पावर को यूज कर रहा है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर वो एनर्जी को यूज कर रहा है, कुछ लोग बोलेंगे वो पावर को यूज कर रहा है। तो दोनों जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ये मेरी एनर्जी बन जाती है। और सही मायने में हम जो पैसा दूसरे को देते हैं वो एनर्जी का पैसा देते हैं, ना कि पावर का। ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक पीते टाइम आपके शरीर को एनर्जी मिलती है कि पावर मिलती है? देखा जाए तो दोनों ही मिलते हैं, बट जो पैसा आप पेमेंट करते हो वो एनर्जी की पेमेंट करते हो। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब आप मार्केट से खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर, सोचिए कोई कैन खरीदी आपने, उसके ऊपर 30 किलो कैलोरीज लिखा हुआ है। इसका मतलब एनर्जी की यूनिट लिखी हुई है। ये एनर्जी आपको 30 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करेगी अगर आप उस कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कोई भी खाने का प्रोडक्ट लेते हो तो उसका मतलब आप जो है उससे एनर्जी ले रहे हो। उसके ऊपर पावर क्यों नहीं, वोट क्यों नहीं लिखा हुआ? उसके ऊपर ऐसे क्यों नहीं लिखा हुआ 5 वोट? कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर पावर क्यों नहीं लिखा होता? 5 वोट भी तो लिख सकते हैं, कैलोरीज ही क्यों लिखी होती है? इसके पीछे एक कारण है, जरा समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एनर्जी जो है हम जानते हैं पावर इनटू टाइम होती है, सोचिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे 5 वोट लिखा होता तो इसका मतलब उस बोतल से कितनी एनर्जी मिलेगी वो टाइम पे डिपेंड करेगी। 5 वोट अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है, अब कितनी देर में आप उसको खत्म कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक को कितनी देर में पी रहे हो, उससे बनेगी एनर्जी। 5 वोट इनटू टाइम, तो एनर्जी इसका मतलब तो फिर अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग होगी। अब एक बंदा उस कोल्ड ड्रिंक को 5 मिनट में पी रहा है, एक बंदा 5 सेकंड में पी रहा है, तो जो 5 सेकंड में पिएगा उसको तो कम एनर्जी मिलनी चाहिए, और जो 5 मिनट में पी रहा है उसको तो फिर ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह होता है कि जो खाने की चीजें जितनी भी होती हैं उन सब में ऐसा ही होता है, उनमें एनर्जी की यूनिट लिखी होती है। इवन जो हम पैसा पे करते हैं वो एनर्जी का पैसा पे करते हैं, ठीक है। सोचिए आप अपने घर में कोई लेबर का काम कराना है, आप लेबर चौक गए, किसी लेबर को, हट्टे कट्टे लेबर को पकड़ के लेके आए और आपने बोला कि भाई घर में ये काम करना है, थोड़ा लेबोरियस काम था, गड्ढा वड्ढा खोदना था सोचिए। तो आपने क्या किया, उसको बोला कि भाई ये काम करो। हट्टा कट्टा बंदा था, उसको इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिया आपने खोदने के, जमीन खोदने के। अब वो जो बंदा है वो पावरफुल बंदा है, वो हट्टा कट्टा है, इसका मतलब उसके पास पावर तो है, बट वो सोचिए वो घर पे आके बैठ गया है, काम नहीं कर रहा वो। क्या आप उसको पैसा दोगे? आप नहीं दोगे। बट बंदा तो पावरफुल है, पावर तो है उसके अंदर, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो उस पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। अगर वो उस पावर को यूटिलाइज करे जो उसके शरीर में है और उसको कुछ देर के लिए, कुछ 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वो अपनी खुदाई करे और काम करे, तो उसका मतलब उसने एनर्जी यूज की है अपनी, और उस एनर्जी का वो पैसा लेगा आपसे।
तो इसका मतलब जो पैसा आप देते हो वो एनर्जी का देते हो। आप अपनी बाइक में पेट्रोल डीजल डालते हो, सब एनर्जी का पैसा आप पे करते हो, ठीक है। सब में एनर्जी होती है, और एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, ठीक है। इस चीज को आप क्लियरली समझिए पहले तो। आई होप आपको क्लियर हुआ कि एनर्जी क्या चीज होती है। अब एक और चीज समझिए। सोचिए मेरे पास एक बल्ब है, और बल्ब के ऊपर 60 वॉट लिखा हुआ है। ये मेरे पास कोई बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब के ऊपर जो है वो 60 वॉट यहां पे लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरर ने इसके ऊपर 60 वॉट लिखा हुआ है, 60 वॉट 230 वोल्ट। इसका मतलब जब इस बल्ब के अक्रॉस आप 230 वोल्ट अप्लाई करोगे, इस बल्ब के अक्रॉस जब आप 230 वोल्ट अप्लाई करोगे तो ये 60 वोल्ट पावर को कंज्यूम करेगा। अब सुनिए, अगर बल्ब बंद है, ग्लो नहीं कर रहा है, तब भी इसकी पावर 60 वोल्ट ही रहेगी, और बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तब भी इसकी पावर जो है वो 60 वोल्ट ही रहेगी। 60 वोल्ट ही कंज्यूम कर रहा होगा 230 वोल्ट अप्लाई करने पे। इसका मतलब उसकी पावर जो है वो तो फिक्स है भाई, 60 वोल्ट है, 230 वोल्ट लगाओगे तो 60 वोल्ट की पावर वो कंज्यूम करेगा। बट आपने देखा होगा कि जब बल्ब बंद रहता है तो आप उसका पे थोड़ी ना करते हो। बल्ब ग्लो करेगा तो बिजली का बिल आएगा ना आपका। आप पैसा किस बात का दे रहे हो? एनर्जी का। और एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी भाई? ये जो बल्ब है आपने 230 वोल्ट लगाया, 230 वोल्ट लगाया, तो अब ये जो पावर है ये पावर टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगी। कितनी देर के लिए ग्लो कर रहा है, कितनी देर के लिए आप 60 वोल्ट पावर को कंज्यूम कर रहे हो। तो सोचिए, अगर मैं ये बोलूं कि भाई मैं जो टाइम ले रहा हूं वो सोचिए 1 घंटा मैं इस बल्ब को ग्लो करा रहा हूं, तो इसका मतलब है जो एनर्जी निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 60 वॉट, क्योंकि हमने 230 वोल्ट लगा रखी है इसके क्रॉस, तो 230 पे 60 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा। तो 60 वोल्ट ये कंज्यूम कर रहा है, और कितनी देर के लिए कंज्यूम कर रहा है? 1 आवर के लिए। तो इसका मतलब जो एनर्जी बन जाएगी वो बन जाएगी 60 वॉट आवर। इतनी एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहा है। इस एनर्जी का आपको पे करना होगा। इस एनर्जी को एक मीटर जो है वो मेजर करेगा, जिसको हम एनर्जी मीटर बोलते हैं, और वो आपको बिल, कंपनी जो है उस मीटर को रीड करके आपको बिल प्रोवाइड करेगी कि भाई इतना बिल है आपका बिजली का, वो आपको पे करना होगा। अब वो कैसे होता है थोड़ा सा और समझाता हूं मैं। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाऊं तो जरा देखिए हम कैसे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, उसको भी जरा समझिए थोड़ा सा। जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास, मेरे घर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट पैरेलल में लगाए जाते हैं, याद रखिएगा, सीरीज में नहीं लगाए जाते हैं। जितने भी घर में इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो जो हमारी सप्लाई होती है ना उसके पैरेलल में लगते हैं, ठीक है, ऐसे पैरेलल में लगाए जाते हैं। पैरेलल में लगाने का क्या फायदा है? जरा सोचिए, यहां पे आपने सोर्स लगा रखा है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 230 वोल्ट का, घर में यही सप्लाई होती है भाई 230 वोल्ट की, तो हर एक के अक्रॉस जो है वोल्टेज क्या रहेगी? 230। पैरेलल में ना, पैरेलल में वोल्टेज 230 रहेगी। लेकिन अगर मैंने सीरीज में कर दिया तो सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। अगर मान लीजिए पूरे के अक्रॉस 230 लगाऊंगा मैं, ठीक है, यहां पे मान लीजिए 230 लगाया, तो हो सकता है इसके अक्रॉस कम आए, इसके अक्रॉस ज्यादा आए, मतलब डिवाइड हो जाएगी वोल्टेज। पूरी वोल्टेज इनके अक्रॉस आएगी नहीं, तो ये पूरी तरह से प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। इसलिए लोड जो है वो पैरेलल में लगाए जाते हैं, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी 230 वोल्ट, ठीक है। चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, सबके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी, इसलिए उनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। एक साइड होती है लाइव और एक साइड होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल साइड ग्राउंडेड होती है। तो घरों में इस तरह से एप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं। अब सोचिए, मेरे पास यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक बल्ब है, और 230 वोल्ट पे ये आपका 100 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। इसकी रेटिंग है ये 230 वोल्ट, अगर आप इसके क्रॉस लगाओगे तो 100 वोल्ट ये पावर को कंज्यूम करेगा। यहां पे एक एसी है, ठीक है, और वो जो एसी है वो 230 वोल्ट पे 2000 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, 2000 वोल्ट ये आपका एसी कंज्यूम कर रहा है 230 वोल्ट पे 2000। अगर इसके क्रॉस 230 लगाओगे तो 2000 पावर, 2000 वोल्ट को पावर को लेगा ये, ठीक है। यहां पे मेरे पास एक फैन है, और फैन जो है वो आपका 230 वोल्ट पे करीबन 60 वोल्ट कंज्यूम करता है। ये आपको दे रखा है। जो घरों में फैन होते हैं ना, वो उनकी पावर ज्यादा नहीं होती, तो 230 वोल्ट पे 60 वोल्ट ये कंज्यूम कर रहा है। अब आपको ये दिया गया है कि जो फैन है
ये आपका दिन में 8 घंटे चलता है। ठीक है, 8 घंटे की बजाय चलो मैं थोड़ा ज्यादा लेता हूं, गर्मियों का समय है सोचिए। ठीक है, तो गर्मियों के टाइम में मान लीजिए ये 20 घंटे चलता है, फैन जो है वो 20 घंटे चलता है। एसी जो है वो आपका 24 घंटे में से, अगर मैं पर डे की बात कर रहा हूं भाई, पर डे, ठीक है, पर डे, तो ये जो है एसी जो है पर डे वो 10 घंटे चलता है, 10 आवर। और जो बल्ब है ये आपका 4 घंटे चलता है। एक दिन में फैन 20 घंटे चलता है, एसी 10 घंटे चलता है, और बल्ब जो है 4 घंटे चलता है। आपको बताना है कि कितनी एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहे हैं पर डे, और फिर मंथ की एनर्जी को निकालेंगे फिर। ठीक है, तो अगर मैं पर डे एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले बल्ब बताइए, बल्ब कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है? बल्ब की पावर कितनी है? 100 वोल्ट, क्योंकि 230 वोल्ट इधर लगा रखी है हमने, तो 230 वोल्ट इसके अक्रॉस अगर आएगी तो ये 100 वोल्ट कंज्यूम करेगा भाई। अब 100 वोल्ट कितनी देर के लिए कंज्यूम कर रहा है बताओ जरा? 100 वोल्ट को कंज्यूम कर रहा है ये कितनी देर के लिए चल रहा है? एक दिन में 4 घंटे, तो इसका मतलब 400 वोट आवर, 400 वोट आवर जो है इतनी एनर्जी को ये कंज्यूम कर रहा है एक दिन में। अब आइए एसी को, अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी जो है वो 2000 वोट का है और एक दिन में 10 घंटे चलता है, तो इसका मतलब ये हो गया 20,000 वोट आवर। अब आइए फैन, फैन जो है वो हमारा 60 वोट का है और एक दिन में 20 घंटे चलता है ये, तो इससे जो पावर आएगी वो आएगी 1200 वोट आवर, सॉरी एनर्जी जो आएगी वो 1200 वोट आवर आएगी। तो एक दिन में तीनों एप्लायंसेस ने जो टोटल पावर, टोटल एनर्जी जो कंज्यूम की है, जो टोटल एनर्जी कंज्यूम की है वो कितनी बताइए? वो है 400 और 20,000 और 1200। तो पहले ये इनको जोड़ लेते हैं, तो ये 1600 हो गया, 1200 प्लस 400 तो 1600, तो यही हो गया। तो 1600 और 20,000 में ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ जरा? यहां पे ये हो जाएगा 21,000, 1600 ऐड करना ना भाई, तो 600, ठीक है, 21,600 वोट आवर, इतनी एनर्जी जो है एक दिन में कंज्यूम हो गई है आपके घर में। अब इसी को आप kWh में लिख सकते हो, किलो वोट आवर। इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा 21.6 kWh। kWh को हम क्या बोलते हैं? किलो वोट आवर। 1000 से डिवाइड करके किलो वोट में लिख देंगे इसको। तो इतना किलो वोट आवर जो है, इतनी एनर्जी जो है वो एक दिन में खर्च हो गई है। तो एक महीने में कितनी होगी? इसको 30 से गुना कर दीजिए। तो अगर मैं 1 मंथ की बात करूं तो 1 मंथ में आपकी जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी 21.6 इंटू 30 डेज में ले लेता हूं। एक दिन का ये है एनर्जी कंज्यूम, 30 दिन की जो है ये हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 648 kWh, किलो वोट आवर। ठीक है, 648 kWh, 648 kWh। अब सुनिए, 1 kWh को जो होता है 1 kWh, इसको हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट बोली जाती है। जो एनर्जी मीटर होता है उसको जो हम बोलते हैं उसमें 1 यूनिट बोलते हैं। 1 kWh का मतलब 1 यूनिट। अब कितने kWh हैं? 648 kWh है। इसका मतलब जो हमारा एनर्जी मीटर होगा वो 648 यूनिट्स निकाल चुका होगा, एक महीने में 648 यूनिट्स निकाल चुका होगा। और एक यूनिट का हर एक स्टेट में अलग अलग प्राइस होता है। जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में एक यूनिट का करीबन 10 रुपया होता है। ठीक है, तो अगर मैं 10 रुपया ले लूं, अगर एक यूनिट का 10 रुपीज ले लूं, 1 यूनिट अगर मैं 10 रुपीज ले लूं, तो इसका मतलब महीने का जो खर्चा होगा वो होगा 6,480 रुपीज। इतना रुपए का मेरा बिजली का बिल होगा। ठीक है, एक महीने का। तो इस तरह से आप अपने घर का बिल निकाल सकते हो, बिल कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना जो है आपका बिल होगा। ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज सुनिए भाई, जो एनर्जी जूल्स में हम लोग लिखते हैं उसके लिए आर की जगह पे सेकंड्स लेना होगा। अगर इस आर की जगह पे सेकंड्स लेते हो, वॉट इनटू सेकंड करते हो, तो जूल में लिख सकते हो फिर आप उसको। ठीक है, जो वोट सेकंड होता है उसी को जूल बोलते हैं। लेकिन फिलहाल मैं वोट आर लिख रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि kWh में मुझे चाहिए, और kWh क्या होती है? 1 यूनिट होती है।
1 kWh का मतलब 1 यूनिट होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप अपने घर का कैलकुलेट करके देखिए कि आपके घर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, कितनी देर के लिए यूज हो रहे हैं और उनकी वोल्टेज रेटिंग क्या है। अगर आपको पता ना चले कि कौन सा कोई फैन जो है वो कितने वोट का है, तो आप ये कर सकते हो कि आप उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर कुछ लिख के देता है, उसको आप एक बार रीड कर लीजिए, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। या फिर आप जो है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दो जो पावर को रीड कर सके, ठीक है। आजकल तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जो एनर्जी को भी रीड कर लेते हैं, अलग अलग एप्लायंसेस वाइज, ठीक है। एक अलग एप्लायंस आपने लगाया, उसकी अलग से आपने एक यूनिट लगा दी जो उसकी एनर्जी को मेजर कर रही है। तो इस तरह से आप जो है अपने बिल को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन बिल इतना सिंपल नहीं होता। जैसे आपने यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें और भी कई सारी चीजें ऐड होके आती हैं, और भी बहुत सारे टैरिफ ऐड हो जाते हैं। तो ये तो मैंने रफली ऐसे बता दिया है, और आप देख लेना कि पर यूनिट क्या चार्जेस होते हैं आपके स्टेट में, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप रफ आइडिया ले सकते हो कि भाई कितना आपका घर का बिजली का बिल आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे एनर्जी की। तो एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। पावर को आप कितनी देर तक यूज कर रहे हो, दैट विल बी एनर्जी। और एनर्जी का ही हमें पैसा पे करना होता है, याद रखिएगा। पावर का हम पैसा पे नहीं करते। अगर कोई बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बंद है, उसको स्विच ऑन नहीं कर रखा आपने, तब भी उसकी पावर 60 वोल्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर, बट वो उसका हम उसका पैसा थोड़ा ना पे कर रहे होंगे किसी को। बंद है भाई, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे। तो जब हम यूज करेंगे तब उसका हम पैसा पे करेंगे, एनर्जी का पैसा पे करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक और चीज जरा देखिए। जैसा कि मैंने एक ऊपर क्वेश्चन दिया था आपको ये वाला, जिसमें वेरिएबल वोल्टेज थी और वेरिएबल करंट था, टाइम के साथ वेरी कर रहा था। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछता कि फाइंड एनर्जी डिलीवर्ड बाय द सोर्स, अगर मैं आपसे ये बोलता फाइंड एनर्जी डिलीवर्ड बाय सोर्स इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इस सोर्स ने इस सर्किट को कितनी एनर्जी डिलीवर की है। अगर ये कैलकुलेट करना होता तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जरा देखिए। सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे, पीटी, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड, क्योंकि डिलीवर्ड पूछा तो डिलीवर्ड पावर निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड। और वो क्या होगी, वो होगी वीटी इंटू आई टी। तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 20 इंटू ई टू द पावर -3t फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो है ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, जो एनर्जी निकालेंगे सबसे पहले स्मॉल टाइम dt में देखते हैं। अगर मैं बहुत छोटा टाइम ले लूं dt, तो उस dt टाइम में पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये जो है ये एनर्जी डिलीवर हुई है, de, दिस इज द स्मॉल एनर्जी डिलीवर्ड इन dt टाइम। dt टाइम में इसने इतनी एनर्जी डिलीवर कर दी है, पर मुझे स्मॉल टाइम में नहीं चाहिए, मुझे तो 10 सेकंड में चाहिए भाई, 0 से लेकर 10 तक। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 20 e टू द पावर -3t dt, और इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेके 10 तक। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी एनर्जी डिलीवर्ड। 10 सेकंड में एनर्जी डिलीवर्ड आ जाएगी। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इट कम्स आउट टू बी 20 e टू द पावर -30t डिवाइड बाई -30, एंड लिमिट जो है वो 0 से लेके 10 तक। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 20/30 में बाहर ले लेता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप लगाओगे तो अपर लिमिट 1 - e टू द पावर -300, ये बन जाएगा। इतना जूल जो है वो एनर्जी डिलीवर की है इस सोर्स ने 10 सेकंड में। तो हमने कुछ नहीं किया, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेट क्यों किया हमने? अगर ये कांस्टेंट होता तो सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये देखा जाए तो एरिया ही तो है। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बताओ जरा, पीटी इंटू डी टी। और सोचिए कोई t1 टाइम से t2 टाइम के बीच पूछा है कि t1 से t2 टाइम के बीच कितनी एनर्जी जो है वो डिलीवर की गई है या एब्जॉर्ब की गई है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, फिलहाल ये डिलीवर कर रहा है तो t1 से लेकर t2 के बीच में कितनी एनर्जी इसने डिलीवर की है। तो आप कुछ नहीं करना, t1 से t2 तक का पावर का एरिया निकाल दो, वो एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, पावर का जो एरिया है वो आप निकाल दीजिए, वो हमारी एनर्जी आ जाएगी। आई होप आपको समझ आएगी कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं एनर्जी को। ठीक है,
तो इस तरह से आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। एरिया ही तो निकालना है बस, ठीक है। पावर का एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहां पे आपको क्योंकि 10 सेकंड पूछा है तो 0 से लेकर 10 सेकंड तक का इसका एरिया निकाल दो। अगर ये कांस्टेंट होता, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट होता, ये 10 वोल्ट होता और ये 2 एम्पियर होता, कांस्टेंट होता, तो पावर भी मेरी कांस्टेंट होती। फिर 20 10 गुना 2 20 हो जाती, कांस्टेंट हो जाता ना, 20 वोट पावर हो जाती और हर टाइम पे कांस्टेंट रहती। तो 10 सेकंड में फिर क्या होता, एरिया निकाल लो भाई। अगर वोल्टेज जो है वो मेरी कांस्टेंट होती 10 वोल्ट और ये 2 एम्पियर कांस्टेंट होता, जो पावर आती पीटी इंस्टेंटेनियस पावर, वो भी तो कांस्टेंट ही आती 20 वोट। और 10 सेकंड में पूछा है आपसे कि 10 सेकंड में कितनी एनर्जी डिलीवर करेगा, तो आप 10 सेकंड तक का एरिया निकाल दो, 0 से लेकर 10 तक का। ये जो एरिया होगा ये एनर्जी डिलीवर्ड हो जाएगी, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी बताओ जरा, ये 200 जूल हो जाएगी, 20 × 10, ठीक है, 200 जूल। इसमें तो बहुत आसानी था, इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां पे टाइम पे डिपेंडेंट है ये, इसलिए इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। तो आप समझिए कि इंटीग्रेट मैंने क्यों किया है यहां पे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब आप अपने घर की एनर्जी जो है उसको जरूर कैलकुलेट करें, लेकिन घर की जो एनर्जी कैलकुलेट की जाती है वो वोट आवर में कैलकुलेट की जाती है, वो जूल्स में नहीं निकाली जाती, क्योंकि जो आपका मीटर होता है वो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट काउंट करता है। उसमें जो मीटर होता है वो 1 घूम जाता है, 1 यूनिट घूम जाता है कब, जब 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, यूज हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसलिए उसको वोट आवर या किलोवाट आवर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर मैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन दे दूं आपको, जरा देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक सर्किट है, यहां पे एक सर्किट है और यहां पे एक रजिस्टर है और यहां पे एक सोर्स है, ठीक है। सोर्स की वैल्यू है 20e⁻⁻t 40 > 0। ये सोर्स की वैल्यू दे दी है। रेजिस्टेंस है मेरे पास 2 ओम का, और आपको जो करंट दिया गया है, दिस करंट इज इक्वल टू, करंट आपको दे दिया है e⁻⁻2e⁻⁻t 40 > 0। ये आपको करंट दिया गया है। क्या फाइंड करना है? फाइंड नंबर 1, फाइंड एनर्जी सप्लाइड टू सर्किट इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में सर्किट को कितनी एनर्जी सप्लाई होगी यह आपको बताना है। दूसरा, एनर्जी सप्लाइड बाय वोल्टेज सोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वोल्टेज सोर्स कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा यह आपको बताना है। दोनों में फर्क है। सर्किट को 10 सेकेंड में कितनी एनर्जी सप्लाई की गई है, और भाई आप खुद सोचिए, अगर मैं पोलैरिटी दिखाऊं, सर्किट कोई लोड है, ये सोचिए सर्किट कोई लोड है, इसमें जिधर करंट एंटर कर रहा है उधर प्लस, जिधर से लीव करता है उधर माइनस, ये पोलैरिटी आएगी वोल्टेज की। और करंट क्योंकि पॉजिटिव में एंटर कर रहा है तो ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा, पावर को एब्जॉर्ब करेगा माने एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपसे पूछा है कि 10 सेकंड में कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा या कितनी एनर्जी इसको डिलीवर कर दी गई है, एक ही बात है। एक तो ये बताना है, दूसरा आपको ये बताना है कि 10 सेकंड में सोर्स कितनी एनर्जी जो है वो डिलीवर करेगा, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि सोर्स जो एनर्जी डिलीवर कर रहा है उसमें कुछ एनर्जी ये भी तो कंज्यूम कर रहा है ना, बाकी आगे सर्किट को जा रही है। सवाल यहां पे ये उठता है कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर। ये देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर। एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर, सबसे पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, जरा देखिए, करंट अपने को पता है रजिस्टर के थ्रू कितना जा रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेते हैं VRT। तो VRT जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो आएगी दिस करंट इंटू 2, तो 4e⁻⁻t।
2 इंटू दिस कर दो ना, 4 e टू द पावर माइनस टी वोल्ट। ये जो है इतना वोल्ट रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आएगी, और जो करंट होगा रजिस्टर के थ्रू IRT जो आएगा, दिस इज 2 e टू द पावर माइनस टी एम्पियर। ये करंट होगा इस रजिस्टर के थ्रू। तो अब आप बताओ, रजिस्टर तो पावर को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि पॉजिटिव में करंट एंटर करता है इसमें हमेशा। तो PRT जो आएगी, PRT इज इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस रजिस्टर। इट इज द इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रजिस्टर, एंड दिस कम्स आउट टू बी 8 e टू द पावर माइनस 2t। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरी इंस्टेंटेनियस पावर एब्जॉर्ब होगी रजिस्टर के द्वारा। लेकिन अपने को देखना है 10 सेकंड में कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है ये। तो उसके लिए आप क्या कर दो, एनर्जी ERT देखते हैं, ER लिख दो सिर्फ। ER इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रजिस्टर, और क्योंकि 10 सेकंड में निकालनी है तो 10 सेकंड तक का आप इसका एरिया निकाल लो, 8 e टू द पावर माइनस 2t dt। सही है जी। इतने जूल एनर्जी जो है वो रजिस्टर ने कंज्यूम कर ली है, रजिस्टर खा गया है। ठीक है, अब ये क्या बनेगी बताओ जरा, इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा बताओ जरा। ये बन जाएगा 8 डिवाइड बाय माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2t, एंड लिमिट 0 से लेके 10 तक। तो ये बन जाएगा 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस 20। इसका मतलब नियरली इक्वल टू 4 जूल आ जाएगी, क्योंकि e टू द पावर माइनस 20 जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है 1 के कंपैरिजन में। तो ऑलमोस्ट 4 जूल जो है वो ये कंज्यूम कर जाएगा, हमारा रजिस्टर खा जाएगा 4 जूल। अब सोर्स ने डिलीवर कितनी की है, उसमें से 4 जूल माइनस कर दो। 10 सेकंड में ये देख लो सोर्स ने कितनी डिलीवर की है, उसमें से 4 जूल माइनस कर दो, बाकी एनर्जी जो है उसको चली जाएगी। सही बात है। अब ये कैसे देखें कि सोर्स ने कितने डिलीवर किया है, तो बड़ा आसान है भाई। सोर्स की वोल्टेज पता है, सोर्स का करंट पता है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो अगर मैं PST निकालो, PST क्या है बताओ जरा, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाई वोल्टेज सोर्स, डिलीवर्ड बाई वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स ने कितनी इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर किया है, वो है दिस इंटू दिस। तो ये बन जाएगा 40 इंटू e टू द पावर माइनस 2t, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है जी। इतने वोट पावर जो है वो सोर्स डिलीवर कर रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर की है इतने। तो अब आप बताइए एनर्जी कितने डिलीवर की है इस सोर्स ने। तो ES की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, सोर्स जो एनर्जी डिलीवर करेगा 10 सेकंड में, वो क्या हो जाएगा 40 e टू द पावर माइनस 2t dt, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर 10 तक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 20 जूल के राउंड आ जाएगा, 20 जूल के राउंड आ जाएगा। e टू द पावर माइनस 2t अपॉन माइनस 2 एलसीएम बनेगा ना, तो 40 अपॉन 2 को बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो ऑलमोस्ट 20 जूल ही आ जाएगा। इसका मतलब है 20 जूल इसने डिलीवर की है 10 सेकंड में, जिसमें से 4 जूल ये खा गया है। तो ये कितना खा जाएगा 10 सेकंड में बताओ, ये इसका मतलब है 16 जूल इसको मिली होगी। तो एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट इन 10 सेकंड ये आएगा 16 जूल, एंड एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन 10 सेकंड इज 20 जूल। आई होप आपको समझ आएगी कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, कैसे हम इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी एनर्जी को लेके, कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो ये कि एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एनर्जी ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। पावर हो सकती है नेगेटिव, एनर्जी नहीं हो सकती भाई। अब आप बोलोगे सर एनर्जी क्यों नहीं हो सकती, जरा देखिए समझाता हूं। सोचिए मेरे पास कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट है, उसके अक्रॉस हमने कोई सोर्स लगा रखा है। तो सोर्स जो है यह है VST, और यह करंट दे रहा है IST। अब जो पावर का ग्राफ आएगा PST, जो इंस्टेंटेनियस पावर जो बनेगी PT, वो इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होने का मतलब है डिलीवर करना, क्योंकि आप जरा देखो एरो के हिसाब से पॉजिटिव से करंट निकल रहा है ना, तो इसका मतलब अगर इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब पावर डिलीवर्ड आ जाएगी, क्योंकि आप जो कन्वेंशन दे रखा है ना एरो के हिसाब से, उसके हिसाब से अगर आप चल रहे हो तो इसको इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव ले रहे हो और इस पोलैरिटी को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इंस्टेंटेनियस पावर जो बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी।
लेकिन अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वोल्टेज या करंट में से कोई भी एक अपनी डायरेक्शन बदल चुका है, तभी तो पावर नेगेटिव आएगी, पीटी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि पावर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव होने का मतलब पावर एब्जॉर्ब करना, फिलहाल पॉजिटिव का मतलब पावर डिलीवर लेके चल रहा हूं, क्योंकि एरो के हिसाब से जो पॉजिटिव कन्वेंशन है वो डिलीवर्ड हो रही है पावर यहां पे। तो जो पॉजिटिव पावर आएगी उसका मतलब है पावर डिलीवर्ड, और अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। ठीक है, वो पावर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी। तो पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप बोलोगे क्यों सर, एरिया ही तो है, पावर का जो एरिया है वही तो एनर्जी होती है। बेशक पावर का एरिया एनर्जी होता है। फिर आप बोलोगे सर एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ना ना ना, उसका ये वो सरफेस एरिया थोड़ी ना है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो फंक्शन का एरिया है, ये एक डिफरेंट चीज है। थ्योरेटिकली तो आप बोलोगे कि भाई पीटी का ग्राफ सर ऐसा ले लो, जरा देखो, सोचिए टाइम के साथ जो पावर है वो ऐसे चेंज हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए 5 वोल्ट है, ये मान लीजिए -5 वोल्ट है। आप बोलोगे सर देखो, अगर मान लीजिए मैं पावर को ऐसे ले लूं कि भाई टाइम के साथ वो ऐसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ पावर ऐसे चेंज हो रही है, तो अगर मैं 6 सेकंड में एनर्जी पूछूं आपसे कि भाई 0 से लेकर 6 सेकंड तक कितनी एनर्जी सोर्स को गई है, तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया करोगे तो टोटल एरिया तो नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया है, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा है 0 से लेकर 6 सेकंड तक, तो टोटल जो एरिया बनेगा दोनों का सम करके वो तो फिर नेगेटिव आएगा। तो एनर्जी भी नेगेटिव हो सकती है। आप ये कैसे बोल रहे हो कि एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती? देखो, ये जो पावर का ग्राफ है ना, दिस इज रॉन्ग, ये पॉसिबल नहीं है सर्किट में। कोई भी प्रैक्टिकल सर्किट जो होते हैं उनमें ऐसा पावर का ग्राफ कभी नहीं आएगा कि एक टाइम के बाद भाई 0 से लेकर 6 तक वो पावर अल्टीमेटली वो नेगेटिव ही हो जाए, ऐसा नहीं आएगा ग्राफ। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। एनर्जी एट मैक्स 0 हो सकती है, कोई भी चीज खत्म हो जाए, सोचिए नील सन्नाटा, ठीक है, इसका मतलब उसकी एनर्जी 0 है। नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है ना। अब सोचिए मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में फिलहाल एनर्जी है, ठीक है, अगर मेरी बॉडी की एनर्जी 0 हो जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मैं मर गया भाई। ठीक है, इसका मतलब यह, तो एनर्जी 0 कभी नहीं हो सकती। ठीक है, एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, माफ कीजिएगा, एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है, वर्स्ट केस में 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, कोई भी सर्किट लो आप, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट लो, अगर आप उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो एनर्जी का ग्राफ जो बनेगा टाइम के साथ वो कभी भी नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, आगे चल के हम इस चीज को और थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं कि एनर्जी नेगेटिव कैसे नहीं हो सकती। जब आप ग्राफिकल तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करोगे ना, तब आपको और बेहतर क्लैरिटी आएगी। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिएगा, आगे चल के इसको और क्लियर करेंगे इस डेफिनेशन को। हो सकता है आपको इस स्टेज पे, इस लेवल पे समझ ना आया हो, तो कोई बात नहीं, आगे चल के समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो एपिसोड था इसमें हमने पावर एंड एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया है। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम कुछ और चीजों को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।